अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 1.2, इसमें बोल रहा है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, यदि हर एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में चले जाए। मान लीजिए ये बॉडी है हमारे पास A और ये दूसरी बॉडी है B, और A बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड अगर निकल करके A से B में चले जाए, इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total of 1 coulomb of the on the other body? अब इस बॉडी में 1 कूलम का निगेटिव चार्ज पाने के लिए कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यह है हमारा इसमें कि 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, यह हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इतने 1 कूलम को पाने के लिए कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्योंकि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए मैं टाइम को राइट हैंड साइड में रखता हूं। करेक्ट, टाइम को मैं राइट हैंड साइड में रखता हूं। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। तो मुझे यदि 1 कूलम चार्ज चाहिए तो अभी हम लोगों ने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखा हुआ है, और वो बिठा के ये रखा है कि 1 कूलम के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, ये तो हम लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में यदि निकलते हैं तो 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में, मतलब ये है क्या, यानी 1 कूलम का चार्ज है ये 1 कूलम का चार्ज है। उसके लिए कितना समय लगेगा, 1, इसको नीचे गिराएंगे 10 to the power 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18 सेकेंड। इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। 6.25 इंटू 10 to the power 18 और ये 9 है तो ये जाएगा 9 सेकेंड। मगर ये तो बहुत लंबा सेकेंड में तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर इसको 6.25 इंटू 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, करेक्ट, तो ये हो जाएगा मिनट। मैंने इस समय को 60 से डिवाइड कर, ये सेकंड में था ना, इसको 60 से डिवाइड कर देता, ये मिनट में आ गया। और अगर एक और 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स में आ जाएगा। करेक्ट, और यदि मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो ये दिन आ जाएगा। करेक्ट, और एक साल में अप्रोक्सीमेटली 365 डेज होते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा ईयर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के पास आएगा, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखो ये सॉल्व तो ये सिर्फ अंदाजा लगाना है हम लोग को। इसको सॉल्व करेंगे तो भी देखो ये 10 to the power 9 बहुत बड़ा नंबर है, ये अप्रोक्सीमेटली 198 या 200 साल के आसपास आता है। ये अप्रोक्सीमेटली 198 या हम लोग अप्रोक्सीमेटली 200 साल इसमें लग जाएंगे।
अब आप इस क्वेश्चन से अंदाजा लगाइए कि यदि मुझे 1 कूलम का चार्ज चाहिए, वो भी इस रफ्तार से, भी कोई छोटी मोटी रफ्तार नहीं होती है, आपको 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफर करोगे तो भी आपको लगभग 200 साल लग जाते हैं 1 कूलम का चार्ज पाने में। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा होता होगा 1 कूलम का चार्ज। ओके, इस चीज का ध्यान रहेगा, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है, इसका ध्यान रखें कि ये 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 में बोल रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बस दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग कप ऑफ वाटर में पानी कितना है तो बताया नहीं क्वेश्चन में, तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। किताब में इन लोगों ने क्या किया है, एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम ऑफ वाटर ले करके चल रहे हैं, तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे 250 ग्राम पानी जो है इस कप ऑफ वाटर में है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग को पता होगा कि वाटर जो है उसकी जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी ये होती है, और वाटर ही इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम हम लोग जो है उसके मास के बराबर ले सकते हैं अगर कैलकुलेटेड इन ग्राम्स। से 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। ये वाटर के लिए ही होता है केवल। ठीक है, तो यदि 250 ग्राम ऑफ वाटर है तो हम उसको 250 मिलीलीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 250 मिलीलीटर वाटर जो है 250 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, अब वाटर के बारे में दूसरी जानकारी हम लोग यहां पे एक्वायर कर लेते हैं। वाटर जिसके अंदर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन के अंदर में हम लोग देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो चूंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर में आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 और 8 + 2 और 10 प्रोटॉन्स। तो तुम लोग देख सकते हो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, मगर यदि इंडिविजुअली चार्ज हम कैलकुलेट करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है और 10 प्रोटॉन्स का भी चार्ज है। ठीक है, अब इसका मैं मोलार मास निकाल लेता हूं। वाटर का मोलार मास जो होता है वाटर का होता है H2O, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 1, दैट इज 2 + 16, दैट इज 18 ग्राम। 18 ग्राम होता है इसका मोलार मास। इसका मतलब ये है 18 ग्राम वाटर के अंदर 6 वो 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर। और 1 मोल वाटर के अंदर में, जिसे मोल कॉन्सेप्ट कहता है, 1 मोल वाटर के अंदर में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे।
तो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में होंगे, करेक्ट। और एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है 6, मैं 6.023 को 6 ही लेता हूं हमारे आसान कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो हम इसकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। 6.023 की जगह मैं 6 ले लेता हूं। 6 इंटू 10⁻23, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस 23 के साथ ये 10 मिक्स कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। 6 6 36 का 3 6 1 6 7 8 9 9.6 इंटू 10⁻24 में से 19 गए, 24 में से 19 जाएंगे तो आ जाएगा 5 कूलम का चार्ज। मगर ये तो 18 ग्राम में आया है। उसने बोला 250 ग्राम में कितना चार्ज है, तो 18 ग्राम में इतना है, तो 250 ग्राम में देखें जरा कितना होता है। 250 ग्राम वाटर के अंदर में होगा, ये 18 ग्राम का है। 9.6 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे 18 को, और ये 250 मल्टीप्लाई कर देंगे कूलम। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ये है, अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में इन्होंने हमें बताया कि एक कूलम को रखने के लिए पृथ्वी से बड़ा गोला चाहिए। पृथ्वी से बड़ा गोला चाहिए होता है, एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है। और ये अब बोल रहा है कि केवल एक कप पानी के अंदर में 10⁻7 कूलम चार्ज है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? इतना सारा चार्ज एक कप ऑफ वाटर में कैसे है? सोच सकते हैं? अभी हमने बोला एक कूलम को रखने के लिए पृथ्वी से बड़ा गोला चाहिए, अब बोल रहे हैं 10⁻7 कूलम का चार्ज एक कप ऑफ वाटर में। तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज बाउंडेड चार्ज है। बाउंडेड चार्ज, ये फ्री नहीं है, ये बाउंडेड है। ये सब बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे जो हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, कोई फ्री थोड़ी है। हमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमारे लिए केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम के हैं। अब इससे तुम लोग ये अंदाजा लगाओ कि इस पूरी ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में कितना चार्ज है। इनॉर्मस चार्ज है, गजब का चार्ज है। इतना चार्ज कि जिसकी कोई हद नहीं, जबरदस्त चार्ज है, मगर फ्री नहीं है। अब सोचो, जब ये पूरा चार्ज अगर फ्री हो जाए, पानी ही अपना पूरा चार्ज, एक कप पानी ही अपना पूरा चार्ज दे दे, तो न जाने कितने महीनों तक हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हम लोग को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि बाउंडेड चार्ज को यदि फ्री कर दिया जाए तो कितना मजा आ जाए, कितना जबरदस्त हम लोग को जो है चार्ज मिल जाएगा। गेटिंग? ओके, अब आगे का हमारा एजेंडा है क्वेश्चंस। देखिए, हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। मैंने पीछे से देखा है कि ये 4 क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 11 एंड 31, ऐसे 4 क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के हम लोग को लेना है। देखिए, मैं अपने वीडियोस में हर वीडियो के नीचे एक्सप्लेनेशन में ये लिखता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है।
तो आपको हर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप उसके एक्सप्लेनेशन पे नीचे देखिएगा, उसमें मैंने सब चीजें लिखी है, कौन से क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको, सारी चीजें, सारे डिटेल्स उसके अंदर में है। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली आप स्टडी कीजिए, हर चीजें आपको बिल्कुल इंटैक्ट तरीके में मिलेगी। ओके, बस आपको सिस्टमैटिकली एक के बाद एक वीडियोस ध्यान से देखना है। अब एंड एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, वो कहता है, इसमें 2 पार्ट है। पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो, अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो एक आइसोलेटेड बॉडी है। अगर आइसोलेटेड बॉडी है, अलग थलग बॉडी है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, तो उसका चार्ज कोई कैसे ले सकता है? और उसको चार्ज अगर देगा भी तो कैसे देगा ना उसको चार्ज दिया जा सकता है, ना उससे चार्ज लिया जा सकता है, तो उसका चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, इसीलिए सेम रहेगा। बी वाला पार्ट है, why one can ignore quantization of charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा होता है, और इतने छोटे चार्जेस के साथ हम क्या डील करेंगे? मतलब जैसे मान लो मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे थोड़ा सा अपने आप को रब भी कर दूं ना, 25-30 इलेक्ट्रॉन्स या उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। और ये हम लोग चेयर्स पे बैठे बैठे इधर उधर घूमते फिरते हवा के फ्रिक्शन के कारण भी कुछ सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां ट्रांसफर हो जाते, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का स्केल थोड़ा बड़ा है, हम लोग बड़े स्केल पे बात करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे स्केल के जो चार्जेस हैं हम उनके साथ डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो बड़े स्केल के चार्जेस के साथ में ही हम लोग डील करेंगे। कोई भी डिवाइस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर में जो चार्ज का इनफ्लो होता है वो इतना अधिक होता है कि उसके अंदर में 50, 100, 200, 1000 इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो भी जाए ना, तो उससे हम लोग की रिक्वायरमेंट की सेहत पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग जब बड़े लेवल पे बात करते हैं तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक लेवल के चार्जेस के ऊपर हम डील नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, क्वेश्चन नंबर 1.5, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, a similar phenomenon is observed with many other pairs of the bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब की जाती है तो क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो जो भी चार्ज फ्री होता है, जो भी चार्ज फ्री होता है तो वो एक बॉडी में या तो वो उसी बॉडी में रह जाएगा, या फिर हवा में तो उड़ के जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इधर वो ऊपर उसी के में रह जाएगा, या फिर वो शिफ्ट होकर के दूसरी बॉडी में चला जाएगा। तो यदि मान लो इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में जाते हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, मगर ये चार्ज कंजर्व्ड ही रहेगा, ये चार्ज लॉस्ट नहीं होता, ये चार्ज कहीं गुमता नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से ही चार्ज का एक्सचेंज या फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो अब ये बोल रहा है, a polythene piece rubbed with a wool, एक पॉलिथीन का पीस लिया अपन ने, पॉलिथीन पीस is rubbed with wool, वूल के साथ में रब किया। a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम का। ठीक है, अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां पे शिफ्ट हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो है शिफ्ट यहां से वूल से पॉलिथीन में हुआ होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, वही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में,
तो मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, तो यहां पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला। यहां पे प्लस माइनस केवल लेने और देने के हिसाब से आता है, तो अभी मैं यहां पे प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं। तो यहां पे चार्ज आया है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और n होता है कितना निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे। ये 3.6 को मैं 3.5 मान के सॉल्व कर देता हूँ, 3/3 1.5, 1.6 को मैं 1.5 मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर -19, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वाले में बोला था एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ वूल से पॉलिथीन में हुआ है। दूसरे इसमें बोल रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। मास का तो ट्रांसफर 100% हुआ है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को वेल नोन है, बिल्कुल पता है बहुत छोटी क्लासेस से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, या आप अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -30 kg मान सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ठीक है, तो यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो कितना मास ट्रांसफर हुआ देखे तो जरा। मास जो ट्रांसफर हुआ है, जो मास ट्रांसफर हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो मास ट्रांसफर हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -30, 2 इंटू 10 टू द पावर -18 किलोग्राम का मास ट्रांसफर हुआ। देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि खुद एक मैटर है, वो खुद एक मैटर पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसका मास भी ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों के तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए, तो मैं उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर themselves built of more elementary units called quarks. A proton and a neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks, the so-called up quark and the down quark, are of the charge -1/3e और ये +2/3e। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं अपने को सजेस्ट द पॉसिबल क्वार्क कॉम्बिनेशन। देखिए अभी क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि हम लोग जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी किसी से मिल करके बने हुए हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही नहीं है, वो भी किसी से मिल करके बने हैं। उनसे भी छोटे कोई पार्टिकल्स हैं इस संसार में, उनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको क्वार्क्स बोला गया है। और 2 क्वार्क्स हम लोग को जो बताए जा रहे हैं वो क्वार्क्स जो है 2 तरीके के क्वार्क्स हम लोग को बताए जा रहे हैं। एक बताया रहा है ये अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो है उसको वो U से डिनोट करता है, और अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज बता रहे हैं वो है +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो डाउन क्वार्क है वो उसको डिनोट कर रहे हैं D से, और डाउन क्वार्क को उसके ऊपर चार्ज है -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। अब वो बता रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जो है
is composed of 3 quarks. Proton is composed of 3 quarks. अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से 3 क्वार्क होंगे। तो देखो प्रोटॉन के ऊपर तो प्लस ई का चार्ज होता है, तो मुझे कैसे भी करके प्लस ई का चार्ज चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे अप क्वार्क 2 ले लेता हूं और एक डाउन क्वार्क ले लेता हूं। टोटल 3 क्वार्क हो गए। अप क्वार्क के ऊपर प्लस 2/3 ई प्लस 2/3 ई माइनस 1/3 ई। सबके डिनोमिनेटर सेम है। 2 + 2 4, 4 में से 1 गया, ये आ जाएगा प्लस 3/3 ई, मतलब प्लस ई। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो जिन 3 क्वार्क से मिलकर के बना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और जो न्यूट्रॉन है, वो किन से मिलके बना होगा? न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो भी 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो क्वार्क है कुछ ऐसा सेट करना है कि टोटल चार्ज उसके पास रहे 0। तो मैं क्या करता हूं, एक अप क्वार्क ले लेता हूं और 2 डाउन क्वार्क ले लेता हूं। अप क्वार्क के ऊपर है प्लस 2/3 ई, डाउन क्वार्क के पास होता माइनस 1/3 ई, और इसका भी माइनस 1/3 ई। तो टोटल हो गया 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये सीखा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, और उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो इट्स एन ओनली इंट्रोडक्शन फॉर यू पीपल। तो इसको राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे।